नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। और मैं रौनक सिंह एक बार फिर से आप लोग का रामानुजन क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अभी तक हम लोग, जैसे कि आपको बता दूं कि काफी सारे पार्ट्स पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें आपको बताए थे कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। विधानसभा होते हैं, विधान परिषद होते हैं, राज्यपाल होते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग सारे टॉपिक के स्टेप बाय स्टेप कवर कर चुके हैं। और आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो हमारा जो भी डिस्कशन रहेगा सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के बारे में होगा। आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बातचीत कर लेंगे। कल उसके बाद हमारा जो वीडियो आएगा उसमें उच्च न्यायालय के बारे में बात हम लोग करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय का स्टार्टिंग हुआ था, तो सर्वप्रथम स्टार्टिंग किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। और हम लोग पढ़े भी थे कि 1773 ईस्वी में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का जो इफेक्ट यह आया था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो सबसे पहले पहले 1774 ईस्वी में, हम लोग इससे पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइव कर देंगे क्योंकि आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा रिविजन हो जाए। तो हम लोग यही देखते हैं कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो सबसे पहले पहले भारत में जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो उस समय 1774 ईस्वी में ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1774 जब ये कलकत्ता में स्थापना हुआ था, तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो उस समय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश बने थे वो थे लॉर्ड एलिजा एम्पे। लॉर्ड एलिजा एम्पे, यानी कि जो 1774 ईस्वी में जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो लॉर्ड एलिजा एम्पे बने थे। और फिर उसके बाद यह हुआ कि इसके बाद 1862 ईस्वी में, यानी कि एक बार तो हालांकि इसका स्थापना हो चुका, फिर 1862 ईस्वी में भारत में टोटल 3 प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। यह चीज नोटिस कीजिएगा कि यह सर्वोच्च न्यायालय था, लेकिन ये सारे के सारे उच्च न्यायालय बने। तो 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। पहला था कलकत्ता उच्च न्यायालय, दूसरा था मद्रास में, और तीसरा था बंबई में। यानी कि 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ और 1862 में उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, जो कि 3 प्रांतों में हुआ। पहला कलकत्ता में हुआ, दूसरा बंबई में हुआ, तीसरा मद्रास। और आपको बता दें जो यह सर्वोच्च न्यायालय वाला प्रावधान है वह कहां से लिया गया? तो यह जो प्रावधान है यह हमारा अमेरिका से लिया गया, क्योंकि संविधान में जितने भी पार्ट्स बने हैं वह सारे के सारे कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। ठीक उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय जो है वह हमारा अमेरिका से लिया गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये अभी तक सारी की सारी डिस्कशन समझ में आ गई है। अब फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय भी हो गया। उसके बाद हम लोग एक पढ़े थे कि 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया। तो देखते हैं कि 1935 ईस्वी में क्या आया था भैया? भारत शासन अधिनियम। यानी कि जैसे मैं आपको बता दूं कि जो ये सारे सारे रेगुलेटिंग एक्ट है, भारत शासन अधिनियम है, चार्टर एक्ट है, यह एक प्रकार से हमारे संविधान के मूल ढांचे। तो अब जो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया है, तो इसका भी कुछ ना कुछ रोल हमारे संविधान में जरूर होगा। तो अब इससे यह होता है कि सन 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, तो उसमें एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना किया। तो ऐसा मतलब उसमें आया था कि संघीय न्यायपालिका होगा। तो 1937 ईस्वी में संघीय न्यायपालिका की स्थापना किया गया। 1937 ईस्वी में संघीय न्यायपालिका की स्थापना किया गया भैया। तो सन 1937 ईस्वी में संघीय न्यायपालिका का स्थापना किया गया, जो कि कहां पर किया गया था? यह नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में किया गया। एक प्रकार से इसको यह बताया गया था कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर आप
हाई कोर्ट में मान लीजिए कोई भी आपका केसेस गया और उसका कुछ ना कुछ निर्णय निकला, आप उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यह था कि जो हमारा संघीय न्यायालय है कि अगर ये मान लीजिए कोई भी निर्णय दे दिया तो आप इसके विरुद्ध सीधा आप लंदन में जाएंगे, जो भी निर्णय होगा, क्योंकि इसका जो विरुद्ध जो भी कार्रवाई किया जाएगा वो डायरेक्ट आपके लंदन में किया जाएगा। तो इसका स्थापना हुआ था सन 1937 ईस्वी में, जिसका नाम था संघीय न्यायपालिका। और उसके बाद 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। 1862 में सारे उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। तो हालांकि हमारा जो न्यायालय संबंधित प्रावधान था यहीं से शुरुआत इसमें होते हैं। तो शुरुआत में इसके नींव यहीं से होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ शासन के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। तो न्यायपालिका यहीं से शुरुआत होता है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके बाद मूलतः हम लोग यह देखते हैं कि सबसे पहले जब हमारा भारत देश आजाद हो गया, फिर 26 जनवरी को हमारा सर्वोच्च न्यायालय बनकर रेडी हो गया, तैयार। फिर क्या हुआ कि उसके बाद यह हुआ कि फिर सर्वोच्च न्यायालय का बनकर तो 26 जनवरी को ही तैयार हो गया था, लेकिन उसका जो कार्यवाही वाला जो दिवस था, कार्यवाही वाला समय था, कार्य जो स्टार्ट होने वाले थे, वह हमारा 28 जनवरी सन 1950 से शुरुआत हुआ था। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय, जो कि हमारा भारत देश आजाद होने के बाद बनाया गया था। तो इसके जो न्यायालय बने थे, इसके जो न्यायाधीश बने थे, उनका नाम थे एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया, ठीक है भैया। तो यानी स्वतंत्रता के बाद जो हमारे मुख्य न्यायाधीश बने थे, उनके नाम था एच.जे. कानिया, जो कि 28 जनवरी सन 1950 में कार्यवाही के रूप में अपना कार्यभार संभाले थे, स्टार्ट किए थे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 124, ये तो हालांकि हमारा न्यायालय का विषय था कि कब सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, यह उससे रिलेटेड टॉपिक था। अब उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अनुच्छेद में आते हैं कि जिस प्रकार से हमारी परीक्षाओं में पूछते हैं, क्योंकि यह मूलतः सिर्फ एक एग्जाम में नहीं आते हैं, सारे आप जितने भी वनडे एग्जाम देंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, आप ए ग्रेड से लेकर डी ग्रेड तक जितने भी एग्जाम देंगे, उसमें पॉलिटी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि संविधान का सबसे बड़ा पार्ट उसका मेन आर्टिकल्स होता है। तो उसमें सभी का महत्वपूर्ण रोल है, वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, संशोधन हो, कुछ भी हो, उसमें सारा जो रोल है वो इसी प्रकार से इसमें दिया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 यह बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन, यानी कि भैया जो अनुच्छेद 124 यह बताता है कि जो किसी भी व्यक्ति का न्यायिक समीक्षा करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि न्याय देने के लिए एक पर्टिकुलर स्थान बनाना बहुत जरूरत होता है। तो इसमें यह बनाया गया कि अनुच्छेद 124 में यह हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा। ये अनुच्छेद 124(1) में था, क्योंकि जैसे कि इसमें पार्ट डिवाइड होते हैं 124(1), 124(2), 124(3), तो ऐसे हम लोग आगे देखते हैं। तो अनुच्छेद 124(1) बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो। फिर अनुच्छेद 124(2) यह बताता है कि इसका जो नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनेंगे उसके जो नियुक्ति होगा वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और राष्ट्रपति के सिफारिश पर एक कोलिजियम बनता है, उसी के अनुसार से किया जाए। तो उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब हमारा भारत वाला सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, तो जब ये आपका ब्रिटेन वाला सर्वोच्च न्यायालय था, तो इसमें यह बताया गया था कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है भैया, यानी कि जो 1774 वाला कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय बताया गया था, उसमें यह बताया गया था एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो 124 का 2 है, इसमें यह बताया गया कि जो राष्ट्रपति होगा वह हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होंगे उनका नियुक्ति करेंगे, और इसमें यह बताया गया कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा वो मुख्यतः 65 वर्ष तक ही रहता है। और फिर उसके बाद यह देखते हैं कि अनुच्छेद 124 का 3, अनुच्छेद 124 का 3 नियुक्ति बताता है। तो फिर नियुक्ति यही होता है कि जो नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 124 का 4 देखते हैं
कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उसको आप किस प्रकार से हटा सकते हैं। तो उसको हटाने के लिए मेन उसका असमर्था होता है कि अगर जो कोई भी न्यायाधीश जो कि अपने संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, या फिर जिस प्रकार से उसको न्यायालय में कार्य करने के लिए दिया जा रहा है वह उस कार्य को करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है, तो उसको असमर्थता के बेसिस पर या फिर उसके आधार पर आप किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। यह संसद द्वारा इसको हटा सकते हैं। और मूलतः ये कैसे हटाया जाता है कि किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए मुख्यतः आप संसद विधि द्वारा हटाते हैं। तो फिर संसद में दो सदन होते हैं, पहला आपका निम्न सदन होता है, दूसरा आपका उच्च सदन होता है। निम्न सदन आपका लोकसभा होता है, उच्च सदन आपका राज्यसभा होता है। तो इसीलिए किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए आपको दोनों सदनों में से आप किसी भी सदन में आप प्रस्ताव रख सकते हैं। तो अगर आप लोकसभा में किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव रख रहे हैं तो फिर उसमें आपको कम से कम 100 सदस्यों की मतलब अनुमति जरूरी है, यानी कि किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए आपको लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों की अनुमति अनिवार्य है। फिर उसके बाद क्या देखते हैं कि जो राज्यसभा होगी, क्योंकि अब लोकसभा से वह राज्यसभा में जाए, तो फिर राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति अनिवार्य, यानी कि जब वो पूर्ण रूप से लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित हो जाएगा कि हाँ वाकई में ही यह जो हमारा न्यायाधीश है यह अपने निर्णय में पूर्ण रूप से असमर्थ है, अब इसको हटाया ही जाना चाहिए, तो फिर उसके बाद उसको लोकसभा राज्यसभा से जब वो पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त कर लेता है और फिर उसको 14 दिन पूर्व ही उस जो न्यायाधीश होते हैं उनको मतलब दिया जाता है, प्रस्ताव दिया जाता है कि मतलब उनको हटाने के लिए। तो वही देखते हैं कि किसी भी न्यायाधीश को उनके असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। तो सबसे पहले लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों की अनुमति, राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति और 14 दिन पूर्व ही उस व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। यह हमारा बताता है अनुच्छेद 124 का 4। फिर उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 124 का 5। ये क्या है कि जांच संबंधी प्रावधान है कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर जांच किस प्रकार से लगाया जाता है, तो फिर यह संसद विधि द्वारा बनाया गया कानून है, उसी प्रकार से किया जाता है। उसके बाद होता है शपथ। तो जो राष्ट्रपति होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका शपथ दिलवाते हैं। तो ये जो शपथ वाला प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 124(6) में बताया गया है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 124 के साथ कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होंगे जो रिटायर्ड हो जाएंगे वह किसी भी न्यायालय में वकालत के रूप में कार्य नहीं कर सकते, यानी कि जो अनुच्छेद 124 के साथ यह बताता है कि अगर कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, अगर वह अपने पद से रिटायर्ड हो गया है तो वह किसी भी और न्यायालय में जाकर, यानी कि किसी भी उच्च न्यायालय में जाकर वह अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता। तो यह अनुच्छेद 124 के साथ बताता है। लेकिन अगर कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने रिटायर्ड के बाद भी वह चाहता है कि मैंने न्यायाधीश के पद पर बने रहे तो वह बन सकता है, और उसको अपने जो उसका जो सैलरी होगा, पैकेज होगा, वह सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही दिया जाए। अभी हम लोग इसके बारे में आगे भी थोड़ा टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। और हालांकि इसमें तो ऐसा कोई टॉपिक्स नहीं रहेंगे जो कि आप लोग को समझ में नहीं आता होगा। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो फिर इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे यह देखते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 125 में यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका वेतन किस प्रकार से रहेगा। तो इनका जो वेतन रहता है भैया वह संसद द्वारा बनाया जाता है, उन्हीं के अनुसार से इनका वेतन रहता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन रहता है वह अप्रोक्सीमेटली 2,80,000 रुपए रहता है, 2.8। ठीक है भैया। और सबसे ज्यादा सैलरी हालांकि रहता है हमारे प्रेसिडेंट साहब की जो कि 5 लाख रहती है। तो फिर देखते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 126 यह बताता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, इसमें यह बताता है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा चुका है तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को वह कार्यकारी के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन यह कार्य सिर्फ राष्ट्रपति करेगा, यह तब करेगा जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहेगा, खाली रहेगा, तभी कर सकता है, अन्यथा वह नहीं कर सकता। तो यही बताता अनुच्छेद 126 कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो पद है
अगर वह वैकेंट है, खाली है, तो फिर राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते। और जब जैसे फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर आ जाते हैं, फिर ये अपने पद से हट जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 से बताता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। अभी हम लोग 124 के साथ में पढ़े हैं कि किसी भी न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, अगर वह अपने पद से रिटायर्ड हो जाते हैं तो किसी भी न्यायालय में जाकर वह अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वह फिर भी कुछ वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करें तो वह पुनः कार्य कर सकते हैं। यह हमारा बताता है अनुच्छेद 128। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 130 में कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। तो भैया मूलतः इसका जो स्थान बताया गया है कि अनुच्छेद 130। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 131। तो अनुच्छेद 131 यह बताता है कि इसके दो पार्ट, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीली क्षेत्राधिकार। तो यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां होती हैं, यह उसके बारे में बताया गया है कि जो अनुच्छेद 131 की शक्तियां यह बताता है कि जैसे कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह यह कर सकता है कि फिलहाल केंद्र और राज्य के संबंधित विवादों को वह देख सकता है, राज्य संबंधित विवादों को देख सकता है, एक राज्य और दूसरे राज्य संबंधित विवादों को भी वह देख सकता है। यह उसका न्यायालयिक शक्तियां होती हैं जो कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अनुसार होता है। और दूसरा होता है अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार यह होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वह उच्च न्यायालय में अपील जारी कर सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा केस उसको लगता है तो फिर वह उसके पास से अपने पास बुलवा सकता है। यह उसका अपीली क्षेत्राधिकार होता है हमारे सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। फिर उसके उपरांत हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 देखते हैं कि संवैधानिक मामलों पर अपील, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसमें भी हस्तक्षेप कर सकता है अगर उसको लगता है कि किसी भी व्यक्ति की संविधान की समीक्षा किया जा रहा है या फिर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मौलिक कर्तव्यों का हनन हो रहा है, मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो वह उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, वह उसके निर्णयों को दे सकता है। यह हमारा बताता है अनुच्छेद 132, यानी कि वह किसी भी व्यक्ति के जो दीवानी मामले अधिकार हो या फिर आपका आपराधिक मामले अधिकार हो जो कि हमारे संविधान को ठेस पहुंचाते हो, तो भी उसमें भी यह हस्तक्षेप कर सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट की एक प्रकार से वीटो पावर होता है, खुद की पावर होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 143 का 3 होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीश, यानी यह क्या होता है कि इसमें अनुच्छेद 143 यह बताया गया है कि जब कोई भी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी संविधान संबंधित कार्य करता है या फिर किसी संविधान संबंधित कोई भी निर्णय देता है, जैसे कि हम लोग मौलिक अधिकार के में जब हम लोग पढ़ रहे थे, संपत्ति का अधिकार जब पढ़ रहे थे, तो फिर उसमें हम लोग केशवानंद बनाम केरल राज्य देखा था, गोलकनाथ देखा था। तो इसमें यही किया गया था कि क्योंकि ये संविधान संबंधित कुछ अधिकार थे, क्योंकि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वह हमारे संविधान संबंधित है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मेन अधिकार देता है, अधिकार में प्रोवाइड करता है। तो इसमें यह बताता है कि जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वह संविधान संबंधित कोई भी निर्णय सुनाते हैं, तो फिर वह अकेले नहीं सुनाते, उनके साथ साथ 5 और न्यायाधीश रहते हैं उनकी सहायता के लिए। ठीक है, तो यह हमारा होता है अनुच्छेद 143 का 3। फिर उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 यह कहता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन यही होता है कि अगर किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, अगर उन्हें यह लगता है कि जो वह निर्णय दिए हैं उन्हें फिर से उस निर्णय पर पुनर्विचार करना है, तो वह फिर से उस निर्णय का पुनर्विचार कर सकते हैं। यही होता है न्यायिक पुनरावलोकन। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोग को सारे के सारे सर्वोच्च न्यायालय संबंधित सारे भी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और इसमें भी थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आपको बता दूं, जैसे कि इसमें यह पूछता है कि स्टार्टिंग में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, तो भैया कलकत्ता में हुआ था, 1774 ईस्वी में हुआ था। इसके न्यायाधीश कौन थे, तो लॉर्ड एलिजा एम्पे थे। उस समय एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। यह कहां से लिया गया था, तो यह 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था, जो संविधान का हमारा मूल ढांचा है, वहां से लिया गया था। फिर इसके बाद यह है कि सर्वोच्च न्यायालय कहां से लिया गया है, तो भैया यह अमेरिका के संविधान द्वारा लिया गया है। फिर इसके बाद यह बताया गया कि जब सर्वोच्च न्यायालय बन गया, फिर उसके बाद 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो कहाँ किया गया, तो कलकत्ता में किया गया, बम्बई में किया गया, मद्रास में किया गया।
फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ देखते हैं कि जब हमारा भारत देश आजाद हो जाता है तो फिर सबसे पहले पहले 26 जनवरी को ही सर्वोच्च न्यायालय पूरा बन जाता है, लेकिन उसका कार्यवाही दिवस जो प्रारंभ होता है वह 28 जनवरी सन 1950 से शुरू होता है। और उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो हमारे एच जे कानिया साहब रहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है अनुच्छेद 124 से, और इसका जो नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका जो शपथ होता है वह भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। एक न्यायाधीश को हटाने का जो मेन कार्ड होता है वह यही होता है कि जब वो किसी भी निर्णय में असमर्थता व्यक्त करता है, अयोग्यता के अनुसार ही उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। और इसके हटाने का प्रावधान भी यही है कि उसको पहले 14 दिन पूर्व ही आपको सूचना देना होगा, और सदन के दोनों सभा में यानी कि निम्न सदन और उच्च सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में आपको पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आप एक मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वह अपने जब उनका रिटायर्ड हो जाता है तो फिर वह किसी भी और न्यायालय में जाकर अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि कुछ वर्ष और वो न्यायाधीश के पद पर बने रहें तो फिर वह रह सकते हैं, जो कि हमारा अनुच्छेद 128 में बताया गया है। और इनका जो वेतन रहेगा वह सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के सारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो फिर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। और चलिए फिलहाल इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।